नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से राजनीति गर्म हो गई है। ये राजनीति गर्म होने का कारण है पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह के बंगले को खाली कराना। अचानक से एक खबर आती है कि केदार सिंह के बंगले को पुलिस और प्रशासन खाली करा रही है और परिवार के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। खबर ये भी थी कि खाली कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और समय सीमा तय कर दिया गया कि इतने समय के अंदर खाली करा दिया जाए। लेकिन सैंथवार समाज के लोग स्वर्गीय केदार सिंह के बंगले को खाली कराने का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि सैंथवार समाज के मसीहा थे स्वर्गीय केदार सिंह और उनका जो प्रतिमा लगा है उस प्रतिमा को बचाना चाहिए और प्रतिमा को बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं। और इसी क्रम में एक और खबर आती है कि पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक कमेंट करते हैं और उस कमेंट का असर इतना होता है कि ताबड़तोड़ उनके ऊपर अब तक 5 FIR हो गए और उनकी जो साम्राज्य है उनके साम्राज्य पे अचानक से प्रशासन का हर वो अमला पहुंच गया जो वहां जांच कर सकता था। इस सारे प्रकरण पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। और मेरा सवाल पहला आपसे यही रहेगा कि स्वर्गीय केदार सिंह के बंगले को खाली कराना जो इस समय जो चर्चा में है, इसको लेकर के जो है आप क्या सोचते हैं? पहले तो आशीष जी आपका बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उस एपिसोड पर, और एक बर्निंग एपिसोड हो गया है, बर्निंग न्यूज़ हो गई है गोरखपुर के लिए और इस पूर्वांचल के लिए हो गई है। उस खबर को आपने 2 एपिसोड में दिखाया था। एक दिन जिस दिन हेक्टिक चल रहा था घटनाएं, उसमें भी आपने कंपाइल किया था, और एक दिन आपने स्वर्गीय केदार सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री स्पीच आपने दिया था, दिखाया था अपना। दोनों ही अद्वितीय था, उसके लिए आपको शुक्रिया। और आप सवाल क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि जिस तरह से विधायक जी के बंगले को खाली कराया जा रहा है और समाज के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी से किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संपूर्णानंद मल है और मैं दिल्ली के इतिहास विभाग से इतिहास पढ़ा हूँ। जहाँ हम आप बैठ के हमारा कंपोजिंग कर रहे हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सारा एक ज़माने में सिविल लाइंस का और पार्क रोड का हिस्सा हुआ करता था अंग्रेजी ज़माने में। और यह वह ज़मीन थी जहाँ बैठे हैं, यहाँ अक्षयबर सिंह, जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अक्षयबर सिंह, HP शाही, दिग्विजय नाथ, सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और सिविल सर्वेंट होकर PCS से शामिल हुए थे और IAS होकर रिटायर हुए थे, गोरखपुर के कलेक्टर भी रहे थे। ये सारी ज़मीनों पर यहाँ इतनी हलचल थी, इस जगह पर सिविल लाइंस पर, पार्क रोड पर, जहाँ जहाँ का प्रकरण है, बंगला नंबर 4 या 5 है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। यह एक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से ही ये कितनी महत्वपूर्ण ज़मीन थी और इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4-5 लोगों के पास ये सारी ज़मीनें लगभग एलाट थी। आधी ज़मीन यहाँ की मंदिर के पास है, दिग्विजय नाथ जी को के हिस्से में है, कुछ पोर्शन इसका सूरत नारायण मणि जी के पास था, कुछ हिस्सा इसका उनसे लेकर HP शाही आधे हिस्से में उनको मिला था। और इन ज़मीनों का एक भाग जो है, एक भाग पर जो असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको 400 रुपये का पनिशमेंट अंग्रेजी ज़माने में हुआ था और 2 बार जेल की सज़ा हुई थी, अक्षयबर सिंह थे, जो 1930 से लेकर 42 में तो केवल वहाँ ये सहजनवा के पास जो कौन सा गांव है, ये जो डोहरिया में जब वो गए थे तो उनको ज़बरदस्ती खींच के हुकूमत ने जेल में डाल दिया। तो ऐसे चहल पहल वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ज़मीन पर बाद के आज़ादी के बाद के समय केदार सिंह आए, स्वर्गीय केदार सिंह आए थे। और आपने एपिसोड में क्या गजब आपने कहा था, सच में उनको किसी जाति से जोड़ कर देखना बिल्कुल गलत है। किसी जाति के नेता नहीं थे, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति थे, इन्हीं के लिए जीवन भर काम किए और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी थे। दूसरी बात, जहाँ तक उस बंगले की बात आती है, तो मैं विवेकानंद छात्रावास में 1991-92 में था और विवेकानंद में था। जब भी हम लोग गोलघर जाते थे तो उतनी सड़कें चौड़ी नहीं थी, पीछे एक बंगला दिखाई देता था, उसमें उस समय वो लोग उस बंगले पर रहते थे। अलाट हुआ था कि नहीं अलाट हुआ था मैं नहीं जानता और हम लोग देखते थे। बाद में ये जाने हैं, जब ये गर्म हुआ है विषय, तब मुझे पता चला है कि नहीं, वो ये अलाट था, उनको पट्टे पर मिली हुई थी और उनके जीवित रहते ही भूमाफिया यहाँ के शहर के उन लोगों ने न जाने कैसे, किस तरीके से लिखवा लिया, क्या किया। पट्टे की ज़मीन जीवित व्यक्ति के रहते रहते कैसे लिखवा ली गई और वो मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया। दस्तावेजी साक्ष्य में भूमाफिया मजबूत होता गया और उसने मुकदमा जीत लिया। अब मिश्रा जी, सवाल ये नहीं है, जो कॉन्सिक्वेंस है, राजनीति गरमाई हुई है, ये राजनीति मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ कि बड़ा भारी असर डालेगी पूर्वांचल के आने वाले चुनाव में। यदि इसका समाधान समय रहते, यदि ऑनरेबल CM नहीं किए, मामला उनके तरफ का है, मामला जो रूलिंग पार्टी में है, उनकी जाति के लोग मजबूती के साथ रूलिंग पार्टी में उनके साथ हैं और जब वो हटेंगे, जब किसी तरह का दिक्कत होगा तो पॉलिटिकल जो बेनिफिशियरी है वो कोई दूसरा ले जाएगा। तो जो ये मामला यहाँ आके हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भूमाफिया के पक्ष में हो गया, चाहे जिस तरीके से हुआ, जिस एविडेंस पर हुआ। अब आज प्रशासन से मैंने 18 को एक ज्ञापन भी दिया है
कलेक्टर दीपक जी को कि आप इस पर वो मैं गया ज्ञापन देने तो थे नहीं, किसी मीटिंग में थे, मैं संवाद उनसे किया होता। दीपक आशीष जी, इसमें करना यह है कि आखिर वो भूमाफिया उस जगह पर वही ज़मीन, उसी ज़मीन पर उनकी अलॉटेड ज़मीन को किस तरीके से उसने अपने हक में लेके लिखवा लिया है। 2007 किसी ने बताया कि 2007 में लिखवाया है। तो मैंने कलेक्टर को इस पर एक ज्ञापन दिया, उसमें 4 बात मैंने मांगी है उनसे। मैंने कहा है कि पिछले 35 वर्ष में सिविल लाइन्स और पार्क रोड में जितनी ज़मीनें भूमाफियाओं ने फ्री होल्ड करा के सेल की है, उनका एक जाँच सीबीआई करे। कितने देखे कि कितनी हज़ार करोड़ की ज़मीनें आज के वैल्यू के हिसाब से है। आप 1 लाख रुपया वर्ग फीट मांगिए ज़मीन, तो इस गोरखपुर में आपको सिविल लाइन्स में और पार्क रोड में ज़मीन खरीदने वाले खड़े खड़े खरीद लेंगे। 1 लाख रुपए वर्ग फीट मांगिएगा तो दे के खरीद लेंगे। ज़मीनों की स्थिति यह है। इन ज़मीनों का पिछले 35 वर्षों में पिछली जो हुकूमत थी, जो दोनों बसपा की और समाजवादी जानी ही जाती थी इसके लिए, दोनों ने किस तरीके से नंगा नाच उन हुकूमत में हुआ है, नंगा नाच। वो पीएससी वाली, अरे वो होमगार्ड्स वाली ज़मीनें, सिविल लाइन्स में जितनी ज़मीनें, सब जमीनी की बात नहीं करें, हम बड़ा लंबा हो जाए। उसी पर है विषय। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्वर्गीय केदार सिंह जी वाला बंगला है, जी। उस बंगले को जिस हिसाब से खाली कराया जा रहा है, जिस जी। तरह से उस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, जी। उसको आप किस नजरिया से देखते मैं कहता हूं उसको जो खाली कराने का एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करना चाहिए कलेक्टर साहब को। सीबीआई जांच का थोड़ा मामला नहीं है, कई हज़ार करोड़ का सिविल लाइन्स और यहाँ के गबन का ये मामला है। स्टॉप करें, सीबीआई जांच की बात करें। और दूसरी बात कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके चला आया है और किस तरीके से उसने आदेश करवाया है आज के ज़माने में। हैं? हम जहाँ तक जानकारी हमें मिली है कि प्रभावी पैरवी न होने के कारण उनको जो है आदेश मिला। हाँ, प्रभावी पैरवी इनके तरफ से नहीं हुआ है, लोग छोड़ दिए थे तो उन्होंने ले लिया। तो अब ये कलेक्टर साहब को या रीअपील करें, उनके लिए एक रास्ता है और प्रशासन के लिए खुला हुआ रास्ता है। इसमें जोगी जी को इंटरवेन करना पड़ेगा, डीएम साहब को इंटरवेन करना पड़ेगा। वो पार्क रोड की और वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम अलॉटेड ज़मीन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि एक भूमाफिया के नाम ज़मीन, और जिस भूमाफिया के नाम वो ज़मीन है उसकी सीबीआई जाँच कराइए ना। 35 वर्षों 40 वर्षों ने उसने कितने हज़ार करोड़ की ज़मीनों को फ्री होल्ड करा के किस तरीके से, और नेक्सस है मिश्रा जी, शासन का, प्रशासन का और भूमाफिया का नेक्सस है। जो ज़मीनें सिविल लाइन्स की और पार्क रोड की ज़मीनें कितनी उसी का एक हिस्सा है जो आप कह रहे हैं कि केवल केदार। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके पास, हम और आप उसे भूमाफिया कैसे कर सकते हैं? किसको हम भूमाफिया, आप तो मैं कह तो रहा हूं कि किरण रिजिजू फ्री हो गए हैं, किरण रिजिजू को हम आप नहीं कह सकते। 437 करोड़ का किरण रिजिजू के ऊपर अरुणाचल प्रदेश जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चार्ज है। मैं उनको कहूँगा बराबर, मैं अभी पत्र लिखता हूँ तो प्रेसिडेंट को और स्वतः पीएमओ को लिखता हूँ कि ये लुटेरा है इतने को। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या हो जाएगा? हम उसको, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है क्या कि ये दूध का धुला हुआ है और ये भूमाफिया नहीं है? कौन भूमाफिया नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जमीन उनको सुपुर्द किया हाँ, जाए। ये एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग बात। लेकिन जब खाली करने का जब उसके पक्ष में है सब कुछ, तो हम उसे भूमाफिया कैसे? मैं भूमाफिया तो उसे कहूंगा खाली कराने के पक्ष में। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब को, चूंकि ऑनरेबल सीएम साहब और इन लोगों का एक क्लोज संबंध है। ये सारा सिस्टम ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन पर आप एलिगेशन फिर सीएम पर भी जो है इशारा क्यों हम एलिगेशन सीएम पर लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो जालान है, किस तरीके से जालान के ऊपर उनका आशीर्वाद इस समय मिला हुआ है, हमसे नहीं छुपा है। चलिए ठीक है, हम इस बात को जो है ले रहे हैं। नहीं, इस बात को लीजिए, इस बात को लीजिए कि इस अच्छा। पर गंभीरता से कलेक्टर साहब विचार करें और रिव्यू डाला जाए। कलेक्टर साहब की ओर से एफिडेविट, देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, एफिडेविट प्रशासन और शासन की ओर से अपील की जाए कि इनकी जांच पूरी जमीनों को किया जाए। एक भारी पैमाने पर सरकारी अलॉटेड या सरकारी पड़ी जमीनों को फ्री होल्ड करा के गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा भूमि बेचने का स्कैंडल आएगा। ये यदि आप गोरखपुर को निकालेंगे सिविल लाइन्स और पार्क रोड की, जानते हैं कितनी जमीनें बेची गई हैं? जितने ये आप स्पेंसर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं और ये होटल देख रहे हैं, बड़ा वाला 5-3 रैंक का होटल, ये कब था? हम 91 में जब निकलते थे छात्रावास से तो ये ग्रीनरी और प्लांट्स थे और कुछ नहीं था यहाँ। ये सब सरकारी जमीन थी, ब्रिटिश हुकूमत से चली आ रही थी। मेरे सामने ये जो है तमकोही पार्क जो है खाली हुआ है, पार्क इतना बड़ा ग्रेट मैदान था, वहाँ जो है आप देखिए कि कौन सी कॉलोनी बना दी गई है, किस तरीके से ये सब फ्री होल्ड करा के लेने का। और भूमाफिया इसमें पूरी तरह सक्रिय है और स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और भूमाफिया का पूरी तरीके से नेक्सस है, गठजोड़ है और ये सेलिंग और बेचने का काम हो रहा है। मैं पुनः प्रशासन से और ऑनरेबल सीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से खबर जाए तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को अब भी सीबीआई को सौंपें, एफिडेविट लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, एक बार जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद ये देखी जाए और किन परिस्थितियों में उसने ले लिया। ये बताइए, वर्तमान राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? इसका बुरा असर पड़ेगा, वर्तमान राजनीति पर बुरा असर पड़ेगा। जिस तरीके से विधायक जी के भाई ने एक तो ये देखिए कि राजनीति और ये सत्ता इतनी मोह की हो गई है कि मैंने जागरण में आज पढ़ा है कि विधायक जी ने कहा है कि हमसे 20 साल पहले वो हमसे अलग रहते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। केवल सत्ता, उनको एक लाइन में यह कह के एक्सेप्ट करते हुए, सत्ता नहीं रहती हाथ में,
ये कह के छोड़ना चाहिए था पद को कि मेरे भाई ने कुछ कहा है, जिस हुकूमत में मैं विधायक हूँ, और ऑनरेबल जोगी जी के साथ, जिसके साथ उनका 20 साल का उठना बैठना है विधायक जी का, और वो जब जेल में बंद थे तो सारा सप्लाई और खाने की व्यवस्था इसी डिस्ट्रिक्ट जेल में विधायक जी का जाता था। उनसे शायद उनसे ज़्यादा क्लोज संबंध इस सिटी में शायद उन विधायक जी से ज़्यादा किसी के पास हो जितना महेंद्र पाल जी के पास है। उनको अपने भाई के पद के लिए भाई बाप सबको आप कहेंगे इनसे संबंध नहीं है, मुझे एक तो बहुत बुरा लगा। ऐसे भाई से संबंध क्या क्यों रखना भाई जो डाका डाल दिया है भाई? नहीं सीएम को गाली दे, ओएसडी को गाली दे, विधायक को गाली दे, आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या इससे सही है कह देना कि हमसे कोई रिलेशन और कोई संबंध नहीं है? आप बीच बचाव के लिए आपके पास जवाब नहीं था कि मैं बात करूंगा उससे, इस कैजुअल जवाब के लिए मैं जोगी जी से भी बात करूंगा। जवाब ये होना चाहिए, बहुत टसल होता तो उनके पैर पर जाके जोगी जी से क्षमा मांगते। ये तरीका होता है? ये तरीका थोड़ी ना होता है कि भाई हमसे संबंध नहीं है, ये पद का मामला टसल हुआ है। और यदि उन्होंने किसी तरह का, भोलेंद्र सिंह ने इस तरह की आपत्तिजनक, मैंने तो देखा भी नहीं, मैं पेपर में देखा हूं कि बड़ा छपा है और उसी में लिखा है कि उनका वो हटा दिया गया है। और जहां तक 4-5 मुकदमा दर्ज करने का उसी पेपर में लिखा था कि उनके इस बात से, उनके आपत्तिजनक जाति इस पर आक्षेप करने से असंतोष बढ़ सकता है, ठीक है ना, असंतोष बढ़ सकता है जाति का नाम लेने से। उनको पता ही नहीं होता एक लिखने वाले को और एक कहने वाले को, और न जाने कौन मुकदमा दर्ज कर रहा है, कितना बड़ा मुकदमा दर्ज, कौन सा अपराध। रोज 1000 गाली एक शासक एक व्यक्ति को दे रहा है, रोज 1000 गालियां मैं इनके सत्ता के लिए खुले तौर पर तमाम चैनल, ठाकुर की सरकार है, क्षत्रिय की सरकार है, ठाकुर की सरकार है, यूपी में इसकी सरकार है, यह किस तरह के आपत्तिजनक शब्दों से ये निकल के आ रहा है। और यदि किसी ने जाति सूचक शब्द कह दिया, जाति तो पूरे खून में है राजनीति के, और पूरी जाति पर टिकी हुई सत्ता है, लेकिन इस तरह गाली के रूप में नहीं लिखना चाहिए। मैंने नहीं सुना है कि कौन सी गाली दिए हैं, लेकिन जाति के लिए कोई कहता है कि जाति का नाम लेने से असंतोष बढ़ सकता है। कोई तिवारी जी पिपराइच में है, कोई तिवारी जी यहाँ है, ये न जाने किस दुनिया में, किस संसार में रहते हैं कि जाति को लेके असंतोष बढ़ सकता है। और असंतोष उनको और किसी चीज़ का नहीं दिखाई दे रहा है कि और किसी चीज़ का असंतोष बढ़ सकता है। सैंथवार किधर जा रहे हैं आपकी आने वाले चुनाव में? सैंथवार किधर जाएंगे? मैं तो बता रहा हूँ कि विपिन सिंह और जिसका उन्होंने, ये खुद ही हार जाएंगे। पहली बात तो यह, कौन हार जाएगा? महेंद्र पाल सिंह। पहला इंस्टांस, पहला इम्पैक्ट उसका ये होगा कि 100% लिख लीजिए, हार जाएंगे, बक्से लूटे जाएंगे। तो चाहे जो मैं, विपिन सिंह हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे विपिन सिंह वैसे भी हारना है उनको। जो विपिन सिंह बाहरी इम्पोर्टेड, विपिन सिंह हार जाएंगे, महेंद्र पाल सिंह हार जाएंगे, जीतेगा कौन? जो भी जीते, कुक्कुर बिलार जीते, हमसे इससे मतलब नहीं है। इसलिए हार जाएंगे कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में मलाह, पासी, पासवान, सैंथवार, अन्य जो जातियां हैं मिक्सिंग, ये डोमिनेंट पॉपुलेशन में, डोमिनेंट स्थिति में, ठीक है ना। दोनों लोग इन्हीं के बदौलत जीते हुए हैं, दोनों लोग इन्हीं के बदौलत जीते हुए हैं। जब आप भूमाफिया के साथ खड़े होंगे, यदि इसका निस्तारण क्वाडली नहीं हुआ और समन्वय बैठा के नहीं किया गया, और इस तरीके से किसी उत्तेजना में, इसका निस्तारण किस तरह से होना चाहिए? मैं कह तो रहा हूं कि ये एफिडेविट सुन लीजिए, ये एफिडेविट, ये तरीका है सुप्रीम कोर्ट का। यदि वर्डिक्ट पर डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, फिर आपको एक तो तरीका है कि हारा हुआ पक्ष अपील करे, पहली बात सब समझिए। दूसरी बात, यदि उस पूरे प्रोसीजर में फर्जी डॉक्यूमेंट, फ्रॉडुलेंट तरीके से डॉक्यूमेंट लगा के, अरे वो जीवित थे तभी लिखवा लिया इन सबों ने, उनके जिंदा रहते, यही तो मामला है कि कैसे जिंदा रहते जो है पट्टे की जमीन लिख दी जाएगी। मरने के बाद एक सवाल उठता है कि मरने के बाद वो मर गए तो अब सक्सेशन हम नहीं देंगे, लेकिन रहते हो खाली, तो एफिडेविट कौन दे? स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन, कलेक्टर साहब की ओर से एफिडेविट न्यायालय में जाए और इस केस को पूरी जांच दें कि कहाँ कितना इसमें दस्तावेजों का किस तरह से हेरा फेरी करके कराया गया है, तब जांच करके और ठीक करें। और मैंने तो चिट्ठी 18 वाले में लिखी है यार आशीष जी, मैंने लिखा है कि पूरी जमीन को उनकी प्रतिमा छोड़कर, और उनके घर के लोग जितने पोर्शन में रहते हैं, उतनी बड़ी जमीन में तो रहेंगे नहीं टांग पसार के, करोड़ों की जमीन है, उनको उतनी जमीन छोड़ के, जब तक उनके बेटा बेटी है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है इसके बाद वाली की नहीं, उनकी प्रतिमा छोड़ के बाकी जो जमीन है वह म्यूजियम बनाई जाए। स्वतंत्रता संग्राम, पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाए, उनके ऊपर ऐतिहासिक दस्तावेज रखा जाए, दस्तावेजों के लिए उसमें म्यूजियम बना दिया जाए। भूमाफिया खरीदेगा? भूमाफिया पूरा गोल घर खरीदेगा क्या? भूमाफिया पूरी सिविल लाइन्स और जो है आपका पार्क रोड की जमीन खरीदेगा क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर वो एक म्यूजियम नहीं बन सकता है? उनको भी नहीं देना है, उनको भी मत दीजिए, लेकिन उनकी प्रतिमा कैसे उजड़ जाएगी? उनके अंडे बच्चे परिवार के लोग रहते हैं, उनके थोड़े रहने की जमीन के लिए भूमाफिया का एक्सपोर्ट करिए, लखे दिए, वहां से भूमाफिया उन जमीनों पर जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आप म्यूजियम तैयार करवाइए, उनकी तस्वीरें रखिए, लाइब्रेरी उनको तैयार करिए, साहित्य, ये तरीका है। और आपको एफिडेविट लगाना है, नहीं तो आप इस तरीके से बल तो है ही है, बल से खाली करा दीजिए, ये सबसे अच्छा है। ये हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस पूरे सैंथवार महासभा के जो कार्यक्रम थे, जो केदारनाथ सिंह का जो बंगला खाली कराया जा रहा था, और जो विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई का जो बयान आया था, इस सारे प्रकरण पे इन्होंने जो अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।